So, hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be talking about versification and poetic syntax. So, इसमें आज मैं आपको मेनली बताने वाली हूँ about the A part versification by John Stallworthy and ये है from the Norton Anthology of Poetry. So, ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक के बारे में रीड करने वाले हैं एंड यस मैं आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ. तो यस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना. एंड अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट से बता सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. So first of all we have is the structure of this chapter and all, and so first is introduction. So in this introduction we have is in this lesson we will be summarizing the major contentions made by John Stallworthy in the essay versification. एंड इसमें मेरे को बताया गया है कि जो जॉन स्टॉलवर्दी है वो बिगिन करते हैं essay by explaining versification. According to him पोइट्री इज अ परफॉर्मेंस बाय द ह्यूमन वॉइस. सो उनके मतलब अकॉर्डिंग जो एक पोइट्री है वो क्या है, तो ये एक परफॉर्मेंस है बाय द ह्यूमन वॉइस. कोई भी एक पोइट्री है मतलब आपको कोई भी पोएम है, सो इट डिपेंड्स कि कोई बच्चा या कोई इंसान उसे कैसे रीड करता है. अगर कोई बहुत अच्छा रीडर होगा तो उसका इम्पैक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट पड़ने वाला है आपके ऊपर उस पोएम का एज कम्पेयर टू कोई अगर एक डल रीडर होगा या फिर किसी को रीडिंग नहीं आती होगी तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होने वाला है. A verse is a group of lines with certain number of word sounds. एंड जैसे आपको पता है कि इसमें वर्सिफिकेशन इज रिलेटेड अबाउट वर्स, और एक वर्स जो एक ग्रुप ऑफ लाइंस होती है जिसमें हमारे पास सर्टेन साउंड्स होती है, सर्टेन वर्ड साउंड्स होती है. एंड वर्सिफिकेशन इज द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग वर्स. सबसे पहले मेरे को बताया गया है द टू वेज टू मेजर पोएम. सो पोएम को मेजर करने के दो वेज होते हैं, एक होता है रिदम एंड दूसरा होता है फॉर्म. इसी के अंदर अंदर हम बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. So rhythm and form of a poem are based on word sounds and their arrangement. ये जो लेसन है इसमें हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट सेक्शन जो वो डिस्कस करता है वर्सिफिकेशन, वर्स एंड पोएम. देन सेकंड सेक्शन हमारे यहाँ पे डिस्कस करेगा सेकंड एंड थर्ड सेक्शन बोथ रिदम एंड फॉर्म. सो रिदम जो सेकंड होगा एंड जो थर्ड होगा वो होगा फॉर्म. वर्ड साउंड्स जो है वो उनका सर्टेन एक रिदम होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी भी घड़ी को देखा होगा तो हमेशा क्या कहते हैं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक. तो हम ऐसे हमेशा बोलते हैं कि क्लॉक जो हमेशा ऐसे चलती है. बट हैव यू एवर वंडर्ड कि हमारा जो ये टिक टॉक वाला फ्रेज है हम इसे कभी हम क्यों टॉक टिक टिक टॉक टिक टिक टॉक की करके यूज क्यों नहीं करते हैं. हम हमेशा एक ही क्यों यूज करते हैं, टिक टॉक. हम कभी उसको एक डिफरेंट पैराफ्रेज क्यों नहीं कर सकते या फिर हम उसको एक डिफरेंट वर्ड्स या फिर डिफरेंट स्टाइल से क्यों नहीं बना सकते हैं. द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड साउंड इन अ पोएम इज नोन एज फॉर्म. सो सबसे पहले हमारे पास है वर्सिफिकेशन. सो इसमें मैंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मार्क कर रखी है कि व्हाट इज वर्सिफिकेशन, ये क्या क्या चीज आपको मेनली रीड करनी है. सो वर्सिफिकेशन जो है मेजर करता है, वर्सिफिकेशन मेजर्स द फॉर्म एंड रिदम ऑफ अ वर्स. सो सबसे पहले तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भूल गई थी मार्क करना. सो वर्सिफिकेशन जो है ये मेजर करता है फॉर्म एंड रिदम ऑफ वर्स. एंड देन यू हैव इज versification studies rhyme, number of words used in a line of a poem, the stressed unstressed unit of word, number of stanzas and number of lines. So इन सब के बारे में अभी हम डीपली में पढ़ने वाले हैं, लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ लाइन, या फिर स्ट्रेस्ड वर्ड कौन से होते हैं और अनस्ट्रेस्ड वर्ड कौन से होते हैं, एंड दे आर जनरली डिपेंडिंग ऑन वोवल्स. सो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. एंड नंबर ऑफ स्टैंजास वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे सोनेट होते हैं तो उसमें कितनी लाइंस होती है, कितने स्टैंजास होते हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ वर्सिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है वर्स. सो वर्स जो एक ग्रुप ऑफ लाइंस होती है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अरेंज की जाती है ताकि हमारे को एक रिदम प्रोवाइड हो सके. ताकि मतलब एक हमारे को जैसे कहते हैं एक पोएम को रीड करते हुए अगर उसमें रिदम आता है ना तो एक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है. प्रोवाइड्स रिदम, स्ट्रक्चर एंड अ फॉर्म टू अ पोएम. वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक पोएम का जो कि उसको अपनी यूनिकनेस देता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे कि पहला राइम वर्स, ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स. याद रखना, राइम, ब्लैंक एंड फ्री. सबसे पहले अगर हम बात करें राइम वर्ड्स के बारे में, सो राइम वर्ड्स जो एक वर्ड्स होती है जिसमें वेयर द वर्ड्स आर अरेंज सो एज दे हैव सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. मतलब वहां पे जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्लॉट, रॉट, मोट, कॉट, मतलब ऐसे एक सिमिलर साउंड्स होते हैं. यूजुअली फाइनल साउंड्स इन अ लाइन, मतलब जहाँ की जो लाइन्स के जो फाइनल वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली सिमिलर साउंड करते हैं. देन वी हैव इज ब्लैंक वर्ड्स. सो ब्लैंक वर्ड्स जो है उसमें कोई राइम नहीं होती है, हैज नो राइमिंग, बट एन आइडेंटिकल मीटर इज फॉलोड इन ऑल द लाइन्स इन अ पोएम. ये जो बीट होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ अ वर्ड. एंड एक ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है जो कि एक पैटर्न होता है एक अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड बीट का
ये भी हम बीट एंड साउंड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इज आइडेंटिकल इन ऑल द लाइन्स। सो अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें समझ आ रही है एंड कुछ नहीं आ रही है, सो इट्स ओके, पूरी वीडियो देखो, आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट वी हैव इज अभी वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ फ्री वर्ड्स इन इंग्लिश पोएट्री। अभी हमने 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, पहला क्या था, राइम, ब्लैंक एंड फ्री। सो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी में जो राइज हुआ है वो किसका हुआ है, फ्री वर्ड्स का। एंड एट द सेम टाइम इन इंग्लिश इट वॉज अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमन। अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा तो आगे वाले उसमें मतलब नॉवेल्स अगर मैं पढ़ लोगे ने, सो वॉल्ट विटमन जो एक बहुत अच्छे अमेरिकन पोइट थे, राइटर मतलब मेनली, एंड हु यूज्ड फ्री वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक अमेरिकन पॉइंट थे वॉल्ट विटमन, जिन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया था फ्री वर्ड्स को। इतना याद रखोगे, that's good enough. Then we have is poetry. What a poem says or means is the result of how it is said, a fact that poets are often at pains to emphasize. So generally आपको पता होगा, हमेशा कहा जाता है एक पोएम के, एक लाइन के डिफरेंट 1000 मीनिंग्स निकल सकते हैं, 1000 मीनिंग्स हो सकते हैं सिर्फ एक लाइन के या एक वर्ड के। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको बोल रहे हो। अगर आप किसी लाइन को बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे हो कि क्या आप ये मेरा सामान उठा सकते हो, तो ये चीज हुआ कि आपने रिक्वेस्ट करी। और अगर आपने बोला क्या आप मेरा सामान उठा सकते हो, तो इट्स लाइक अ एंगर, कि आप उसको बोल रहे हो कि मतलब एक टाइप से आप उसको अपना रौब दिखा रहे हो, ऐसा कुछ। मतलब हिंदी में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको सिमिलैरिटी लगे कि आपको क्या चीज समझ आ रही है, क्या चीजें नहीं समझ आ रही। पोएम जो एक वर्ड्स होता है, पोएम इज अ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज जनरली अंडरस्टूड बाय एज एन एक्सप्रेशन। सो पोएम जो है ना, हमारे को एक ऐसा वर्ड होता है, लाइक एक ऐसा सेंटेंस है जो कि मैं एक्सप्रेशन की तरह, में ये पता चल जाता है एक पोएम से कि जो पोइट था क्या वो गुस्से में था, क्या वो दुखी था, क्या वो ग्रेव में था, क्या वो सैड था, क्या वो हैप्पी था, सब कुछ पता चलता है। मतलब सब कुछ तो नहीं, बट बहुत सारे इमेजिनेशन होते हैं हमारे ब्रेन में कि हाँ इस लाइन को बोलते समय पोइट जो है वो ये चीज सोच रहा होगा, ये चीज महसूस कर रहा होगा। एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज बहुत बच्चे जो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड येस, अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है विद द रेफरल कोड। तो आप मेरे रेफरल कोड को एंटर करोगे तो मेरे साथ 50 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, सो आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री। सो ये नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री जो उन्होंने क्या बताया है कि पोइट्री जो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। सो अब हम बात कर लेते हैं कौन सी 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज एपिक, ड्रामेटिक पोइट्री एंड लिरिक। सब आपको ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज एपिक, व्हाट इज ड्रामेटिक पोइट्री एंड व्हाट इज लिरिक। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो जॉन स्टॉलवर्दी जो है उन्होंने डिफाइन किया है एपिक पोइट्री को एज अ लॉन्ग पोएम। सो उन्होंने बताया कि एक लॉन्ग पोएम जो है वो होती है एक एपिक पोइट्री, मतलब जहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कुछ पोएम्स पढ़ी हुई है, लाइक उसमें 254 लाइन्स होती हैं, लाइक 254, 253, 257, लाइक मैंने बनाई भी हुई है कुछ वीडियो जैसे पहले। सो इट इज लाइक 254 लाइन्स की कोई पोएम पढ़ेगा ही क्यों, और अगर आपको पोएम ही बनानी थी तो वो एक नॉवल बना देते, कोई स्टोरी बता देते, बट इट इज अ पोएम। सो ये होती है एक एपिक पोएट्री, जहाँ पे जो पोएम है वो नरेट करती है और आपको बताती है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। ये जो इवेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग फॉर मैनकाइंड। एंड ये क्या चीज, मतलब एपिक जो है, एपिक पोएम जो है वो यूनिक क्यों होती है, द फॉर्म, उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो रिदम है, उसका जो राइम है, उसका जो मीटर है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है। क्योंकि आपने कभी भी देखा हो, आपको कभी भी रिदम, राइमिंग स्कीम, ये सारी मतलब नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज में नहीं मिल सकती। सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिक, एपिक पोएट्री या फिर एपिक पोएम। देन वी हैव इज ड्रामेटिक पोएट्री। सो व्हाट इज ड्रामेटिक पोएट्री? ड्रामेटिक से सबसे पहले आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, अ हाईली इमोशनल परफॉर्मेंस। कोई भी आपको पता चलता होगा कभी भी कि आप कहते होगे कि यार कितना ड्रामा है इसमें, मतलब कितना इमोशनल है, कितना ज्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस है उस चीज में, दैट इज ड्रामेटिक। एंड नाउ वी हैव इज ड्रामेटिक पोएट्री। सो ड्रामेटिक पोएट्री जो है ये एक लॉन्ग या फिर शॉर्ट स्पीच पोएम को कहा जा सकता है। लाइक अगर आपने देखा तो बहुत सारी रविंद्रनाथ जी ने जो है, मतलब उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्पीचेस दी है विच इज अ शॉर्ट स्पीच या फिर लॉन्ग स्पीच, बट इट इज अ टाइप ऑफ स्पीच जिसमें बताया गया हो मेनली पार्टीशन के बारे में या फिर इंडिया के मतलब किसी भी चीज के बारे में, और जो स्पीच हो बाय महात्मा गांधी, बाय जवाहरलाल नेहरू। मैं पार्टीशन की बात कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरा वही मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह चल रहा है पढ़ने का, तो इसलिए। देन वी हैव इज इट इज रिटन इन द वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर एज अ मोनोलॉग और डायलॉग। सो ये आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन बताता है, ये कोई आपको पोइट नहीं बताता, क्योंकि स्पीच है यार, स्पीच कोई भी पोइट तो नहीं बोलेगा ना। सो स्पीच बोलते हैं जिस पर्टिकुलर पर्सन पे वो एक मतलब एक पर्टिकुलर चीज बेस्ड है। लाइक अगर आपको कोई स्टोरी बतानी है तो और कोई स्पीच बतानी है,
सो वो आपके ऊपर ही बेस्ड होगी, वो कोई पर्सन आपको अगर बता भी रहा है सो वो पर्सन के ऊपर तो बेस्ड नहीं होगी। देन वी हैव इज जॉन स्टॉलवर्दी डिफाइंस लिरिक पोएट्री। सब लिरिक पोएट्री क्या है, ये एक शॉर्ट पोएम है विद अ सिंगल स्पीकर, ये चीज याद रखना, शॉर्ट पोएम विद सिंगल स्पीकर। एंड एपिक पोएट्री में क्या होता है, लॉन्ग पोएम या इट इज अ टाइप ऑफ अ लॉन्ग पोएम, यस। एंड वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होते हैं मेनली, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द लर्निंग ऑफ मैनकाइंड। देन वी हैव इज जॉन स्टॉलवर्दी, जो कि डिफाइन करते हैं लिरिक पोएट्री को एज अ शॉर्ट पोएम विद अ सिंगल स्पीकर। सो इसमें क्या है हमारे पास, जो स्पीकर है ना मेनली वो आई से अपने को ऑफन मतलब रेफर करते हैं। एंड जो जियोफ्रे चौसर है उनको जो है इज कॉल्ड द फर्स्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो अभी मैंने आपको एक ऊपर बताया था वेल्ट वॉटमैन के बारे में, उनका कुछ करेक्टर जो था वो जो भी चीज़ है वो चीज़ याद रखना है। देन मैंने आपको बताया जियोफ्रे चौसर के बारे में, जो कि फर्स्ट लिरिसिस्ट थे ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो ये कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। देन वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ वर्सिफिकेशन। सो सबसे पहले अब इसमें यहाँ पे हमारे पास है रिदम। सब आपके पास रिदम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैंने जैसे आपको बोलता वीडियो बड़ी हो सकती है तो 20-25 मिनट की हो सकती है, तो मैनेज कर लेना। जॉन स्टॉलवर्दी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं जो पोइट्री है एज इज द मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि कोई भी चीज आपको बतानी हो ना तो 4 लाइनों में भी आप एक पोएम में बता सकते हो, यार मैं कितना टेंस्ड हूँ, मैं इतना बुरा फील कर रहा हूँ, ये फील कर रहा हूँ, वो फील कर रहा हूँ, पूरे दिन का पूरी स्टोरी लिख सकते हो जस्ट इन 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम। लाइक 4 लाइन्स में पूरी पोएम लिख सकते हो। रिदम जो एक स्टडी है ऑफ पॉज एंड पैटर्न्स इन अ वर्ड्स। सो जनरली आपको पता होगा, हमारे को टीचर्स भी बोलते हैं एज अ इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट यू शुड एवरी टाइम रीड अ पोएम विद अ पॉज एंड पैटर्न। एक सर्टेन पैटर्न होता है, एक सर्टेन पॉज होता है उसमें। सो अभी मैं आपको दिखा दूंगी, एक पोएम यहाँ पे है अवेलेबल, सो वो भी रीड करके दिखा दूंगी। देन यू हैव ए स्पेशल रिदम एंड टेम्पोरल रिदम, स्पेशल रिदम एंड टेम्पोरल रिदम। सो दिस इज योर होमवर्क, आपको कमेंट से बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना सा डिफरेंस बता सकती हूँ, मतलब बहुत इजी वे से बता रही मैं, कि स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। सो इसके अलावा आपका होमवर्क है ये कमेंट्स में आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल रिदम एंड टेम्पोरल रिदम, एंड टाइम भी मेंशन कर देना 12:20। सो देन यू हैव इज 12:20 या 12:10 का। देन यू हैव इज स्लेबल या पार्ट्स ऑफ रिदम। सो उसमें हमारे पास फर्स्ट है स्लेबल, और याद रखना रिदम को एक्सप्लेन करना पेपर में आ सकता है विद एग्जांपल्स। सो इसको अच्छे से पढ़ लो। स्लेबल, अब स्लेबल क्या होता है यार, ये टॉपिक ना बहुत लेंदी है, सो इसको मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल कर देती हूँ सबसे पहले तो आपके लिए। स्लेबल होता है एक वर्ड को आप कैसे रीड करते हो, लाइक टैब, टा ए ब, कैब, क ए ब, दे आर ऑल स्लेबल्स। मतलब उसको आप स्पीच क्या है, हिंदी में क्या आप उसे पढ़ते हो। जैसे अगर मैंने बोला स्पीक तो स स स्पीक, पी पी एंड देन यू हैव इज क, स्पीक स्पीक। स्पेलिंग तो आपकी SPEAK होती है, पर उसमें आप कभी SPEAK ऐसा तो नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं स्पीक, डेट इज क। सो ये आपके हैं कुछ सिलेबस। देन यू हैव इज इंग्लिश, देयर आर 44 फोनीम, मेरे से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। सो इन इंग्लिश देयर आर 44 फोनीम साउंड्स, 26 लेटर्स एंड रिमेनिंग आर लेटर कॉम्बिनेशंस। सो टोटल 44 होती है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। देन आप माइनस कर सकते हो 44 में से 26, लेट इज आई थिंक 36 एंड 46 देन 18, यस। सो 18 होते हैं लेटर कॉम्बिनेशंस, जैसे कि डबल ओ को हम जनरली पढ़ते हैं ऊ, या फिर डबल ई को हम पढ़ते हैं ई, मतलब बड़ी ई टाइप ऐसा भी, तो डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं, इतना मुझे पता है। सो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव इज स्लेबल। स्लेबल जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो चीजों में, ऑनसेट एंड राइम। एंड ऑनसेट और राइम भी आगे डिवाइड होते हैं। सो ऑनसेट प्लस राइम, जो कि हमारे पास क्या है, राइम हैज 2 पार्ट्स, ऑनसेट प्लस राइम, एंड राइम के भी पर्टिकुलर 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड मार्जिन। सो याद रखना, ये चीज याद रखना, एक तो राइम, तो इसको मैं एक बार दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ। राइम, राइम के 2 पार्ट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस एंड मार्जिन। एंड इससे पता है बहुत चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है विद न्यूक्लियस एंड मार्जिन से। सो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड टी इज ऑनसेट एंड ए बी इज राइम। सो कैसे आपको पता चला, जो भी वर्ड लास्ट में होता है मेनली, तो वो हम मोस्टली उसको एक तो राइम में लेके चलते हैं। ए बी, जैसे कि कैब, टैब, सो दे आर राइमिंग। मैप, टैप, दैट इज राइमिंग, मैप एंड टैप, यस। कूल एंड wool, cool and wool, so they are rhyming. Then you have is cook and took, they are rhyming. So they are कि मतलब ओके, took and cook में ओके जो लास्ट का है वो राइमिंग हुआ, या का भी एक टाइप से राइमिंग हुआ, या फिर पॉट या कॉट, सो उसमें OT दैट इज राइमिंग दोनों में।
सो ऐसे ही जो है हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हमारे को पता ही है आपको इजीली। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सिलेबल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? स्लेबिफिकेशन। ये भी चीज याद रखना, सिलेबल डिवीजन इज रेफर्ड एज स्लेबिफिकेशन। Then you have is the sequence of phenomena sound has been divided into the combination of consonant and vowel as follow. So total जो है ना 26 letters होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, consonants and vowels वगैरह मिलाकर divided into consonants and vowels. In case of onset, vowel is the nucleus. So ये देखो, ये मैं आपको इतनी चीजें नहीं समझाने वाली हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाएगी बिकॉज कई जगह पे ये न्यूक्लियस एंड मार्जिन एक साथ आता है, कई जगह पे ये है कि वॉवल एंड मार्जिन एक टाइप पे आता है। मतलब ये चीज अगर आपको पढ़नी हो ना तो वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे और पढ़ लो। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। देन यू हैव इज काइंड ऑफ आई थिंक हाँ काइंड ऑफ सिलेबल्स। सो फर्स्ट यू हैव इज मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक, ट्रीसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक। अगर आपने छोटे बच्चों में मैथ पढ़ी होगी आपने, सो क्या होता है इसका रेफर क्या है, मतलब ये देखो मैं आपको रेफर करके दिखा देती हूँ इसमें। सो ये है ए, इसमें एक, सो एक वॉवल है, सो वन, इसमें दो, ओ एंड आई, सो इसमें कितने हैं? दो। Then you have is 3, so that is A E I O U, so U है आपके पास, E है आपके पास and A है आपके पास, that is 3. so यहाँ पे आपके पास 3 वॉवल है। यहाँ पे कितने हैं? P H A हो गया, then you have is A जो कि वॉवल है, U भी हमारा वॉवल है, इसके पहले E भी हमारा वॉवल है, then you have is I भी हमारा वॉवल है इसमें and A भी हमारा वॉवल है। और एक चीज याद रखना, जब भी पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारे वॉवल्स होते हैं, मोर देन 3 वॉवल्स होते हैं, सो वहां पे हम किनको मेन एम्फेसिस देते हैं, किसको हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं? दैट इज फर्स्ट वॉवल जो कि हमारा पी एच ए वाला, एंड देन यू हैव इज सेकेंड लास्ट, जैसे हमारे यहाँ पे टी कल आई, जो ये आई है इसको हम ज्यादा रेफर करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। देन अ सिलेबल इज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीसिलेबिक्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ वर्ड। सो ये तो मैंने आपको मीनिंग पूरा बता दिया। Then you have is closed syllable and open syllable. So इनमें क्या डिफरेंस है? So closed syllable कौन से होते हैं मेनली? So वो होते हैं जिसमें शॉर्ट साउंड होती है, एंड जैसे ट्रक, हमने वर्ड्स को बहुत जल्दी एंड कर देते हैं इसमें, ट्रक या फिर करेक्ट या फिर पिट या फिर बीट, सो ये बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं। ओपन सिलेबल कौन से होते हैं? जिसकी लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट साउंड भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप, स्मॉल, कूल, वेल, सो वेल भी एक टाइप से क्लोज में आ जाएगा। सो द वर्ड एंड्स विद अ वॉवल, बट हाँ इसमें एक चीज याद रखना, ओपन सिलेबल में वर्ड जो है किससे एंड होता है? एक वॉवल से, एंड जो द वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट एंड देयर इज ओनली वन वॉवल। सो क्लोज में याद रखना कि वर्ड जो है एंड होता है किससे? एक कॉन्सोनेंट से, एंड देन देयर इज ओनली वन वॉवल। एंड ओपन में क्या होता है? जो वर्ड है वो एंड होता है विद अ वॉवल, जैसे कि ग्रेप या फिर स्लेबल, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास स्लेबिक नहीं स्लेबी, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं मुझे इतना, जैसे एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल में भी हो सकते हैं ओपन स्लेबल बिकॉज ई इज अ वॉवल। देन इसी में से अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें तो आई डोंट थिंक हमारे को और एग्जाम्पल मिल पाएंगे भी। देयर, जैसे इसमें हमारे पास ए भी है, ई जो है मतलब वो एंड हो रहा है विद द वॉवल। एंड ONE1 तो इटसेल्फ इज अ ओपन स्लेबल, सो एंड होता है वर्ड विद अ वॉवल। देन यू हैव इज इन डायसिलेबिक वर्ड, सो एक डायसिलेबिक वर्ड जो है इज द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट वॉवल। जहां पे आपके पास 2 वॉवल होते हैं वहां पे फर्स्ट वॉवल पे स्ट्रेस होगा, जहां पे आपके पास मोर देन 3 वॉवल्स होते हैं तो वहां पे किस पे स्ट्रेस होता है? इज ऑन द फर्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट, एंड ऑन द सेकेंड लास्ट। सो ये याद रखना, जब बहुत सारे वॉवल्स है तो वहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट होता है, जैसे कि कंडेंसेशन, सो CO एंड SA, बिकॉज यहाँ पे आई जो है वो भी वॉवल है, एंड आई थिंक ओ भी वॉवल है, हाँ सो आई थिंक यहाँ पे आई होना चाहिए था, बट मे बी दे हैव गिवन दिस। देन यू हैव इज इन एन ओपन सिलेबल देयर इज वन स्ट्रेस्ड यूनिट एंड ओनली द फर्स्ट वॉवल, सो ये अब याद रखना है आपको। देन यू हैव इज मीटर, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है बट यस आई विल कंटिन्यू इट। सो मीटर जो एक मेजरमेंट है ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। So there are 4 metrical systems in English poetry: the accentual, syllabic, the syllabic, and the quantitative. Yes. And in modern English language, the poem जो mostly किस पे employ होती है? By accentual syllabic meter. And इसमें एक चीज और याद रखना, mostly जो ये stress होता है वो किन पे होता है? So stress जो होता है mostly vowels पे, जैसे कि London, so O and D, मतलब O, so I bridges, I, या फिर ब्रिजेस में ई तो वैसे हो गया फॉलिंग, ए, आई, सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ वॉवल्स।
सो वॉवल्स पे मोस्टली ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है. देन यू हैव इज मोनोमीटर, डायमीटर. सो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं. एंड देन यू हैव इज राइम. यस, राइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो राइमिंग में क्या है हमारे पास, जो कि जनरली राइम इज अ पोयम, राइम इन अ पोयम, राइम इन अ पोयम इज एन एलिमेंट एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ सिमिलर साउंड, जैसे कि फॉइल, ऑयल. सो ये है हमारे पास सिमिलर साउंड्स. देन वी हैव इज थ्री टाइप्स, परफेक्ट राइम, इम्परफेक्ट राइम एंड राइम्स. सो परफेक्ट राइम्स कौन से होते हैं, जिसकी सिमिलर साउंड्स होती है, लाइक लाफ्टर एंड डॉटर. सो दे आर मतलब मोस्टली साउंड जो है वो परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो सिमिलर होते हैं. देन यू हैव इज परफेक्ट राइम एंड इम्परफेक्ट राइम. सो हम देख लेते हैं इम्परफेक्ट राइम. सो इम्परफेक्ट राइम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ऑफ राइम्स होते हैं, लाइक गॉन, अलोन, या फिर वॉन, सोन, मोन. सो बहुत सारे वर्ड्स हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. मॉर्न, MOURN वाला, सो वो भी टाइप से मॉन हम रिपीट करते हैं, गॉन. सो वर्ड्स की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. एंड देन ये एंड राइम्स. यहाँ पे टू टाइप्स के एंड राइम्स होते हैं, पहला मस्कुलिन एंड दूसरा होता है फेमिनिन. सो अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो जेंडर होते हैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन. मस्कुलिन इज अबाउट मेल्स एंड फेमिनिन इज फीमेल्स. सो मस्कुलिन यहाँ पर क्या है, सो मस्कुलिन एंड राइम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिबल, फॉर एग्जांपल माइंड, काइंड, ये सब. एंड फेमिनिन जो है वो किससे एंड होते हैं, ट्रेन, लेन. सो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब फेमिनिन में वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बट मस्कुलिन में वर्ड्स चेंज नहीं होते. और जो एंड राइम्स है विच हैव थ्री स्ट्रेस लेबल्स आर कॉल्ड ग्लिटिंडर. फॉर एग्जांपल लाफ ऑफ देम, हाफ ऑफ देम. सो इसमें थ्री वर्ड्स एक साथ होते हैं. ये आपके पास पूरी टेबल बनी हुई है टाइप्स ऑफ राइम की, मतलब टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसमें, राइम कौन सी, परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड एग्जांपल्स क्या है उसके, ये सब कुछ. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्म्स. सो बेसिक फॉर्म जो है, कंपोजिट फॉर्म, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है. इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ. बेसिक फॉर्म में आपका इंपॉर्टेंट है कपलेट. कपलेट में भी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है तो इसलिए मुझे उसका याद आ गया, बट यस कपलेट. सो कपलेट क्या होता है, एक स्टैंजा है विद टू लाइन्स, मतलब जिसमें एक स्टैंजा जिसमें सिर्फ दो लाइन्स होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कपलेट, एक ओपन होता है और एक क्लोज. एक ओपन कपलेट में जो सेम राइम स्कीम होती है एंड मीटर, और एक क्लोज कपलेट में जो सेम मीटर होता है एंड राइम स्कीम, मतलब आई थिंक सेम ही हो गया ना. तो अच्छा, ओपन में सेम राइम स्कीम नहीं होती है और मीटर सेम नहीं होता है, एंड क्लोज कपलेट में सेम राइम स्कीम एंड मीटर होता है. देन ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. राइम रॉयल इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक स्टैंजा विद 7 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर. एंड राइम स्कीम जिसकी क्या होती है, ABABBCC. और ये इन्वेंट हुआ था इन्वेंटेड बाय द जियोफ्रे चौसर. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर या राइटर हम कह सकते हैं इन्हें, जो कि है. देन यू हैव इस कंपोजिट फॉर्म में एक आपको सोनेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. सो सोनेट क्या होता है, ये एक पोएम है विद 14 लाइंस रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. एंड जो राइमिंग स्कीम है इसकी में वेरी. इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास. फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें 8 लाइंस होती है एंड सेकंड स्टैंजा उसमें 6 लाइंस होती है, तो टोटल हो गया 8 + 6 14. एंड इंग्लिश सोनेट जो है जनरली 3 क्वार्टरेंस होते हैं उसमें, मतलब क्वार्टरेंस मतलब 4-4 लाइन के 3 स्टैंजास एंड अ कपलेट. सो कपलेट में क्या होते हैं 2 लाइंस, तो ये हमने पढ़ा था 4 4 4 दैट इज 12 + 2 इज 12 + 2 इज 14. यस, सो ये हो गया हमारा. उसके बाद हम आ जाते हैं इरेगुलर में भी ऐसा कुछ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है. देन यू हैव इज एक्सपेरिमेंटल फॉर्म. एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में मुझे नहीं लगता कुछ आएगा ऐसा, बिकॉज मैंने पढ़ के देखा, बट हाँ इसमें 2 चीजें ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट पोइट्री एंड साउंड पोइट्री. सो कॉन्क्रीट पोइट्री जो है वो कॉइन की गई थी बाय ब्राजीलियन पोइट्स इन 1952, और एक पोएम है विच कैन नॉट बी शेप्ड. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउंड पोइट्री इंपॉर्टेंट है. साउंड पोइट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट पोइट्री. इट इज अ पोएम विच इज परफॉर्म, जो एक ऐसी पोएम जो कि हम जनरली परफॉर्म करते हैं, मतलब रियल स्टेज पे परफॉर्म करते हैं. एंड आई थिंक इट्स द एंडिंग, या इट्स द एंड हियर. एंड ये जो DU के सोल वगैरह के नोट्स है, सो उसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ. कोई भी आप क्वेरी तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं. यस, अगर आप अर्न भी करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट. एंड अब मैं पोएम आपको एक रीड करके दिखाती थी कि कैसे पोएम जनरली रीड हम करते हैं, बट इसके लिए स्क्रीन थोड़ा सा, या lifting her arms to soap her hair, her pretty breasts respond, and there, the movement of that buoyant pair is like a spell to make me swear. 20-odd years have turned to air, now she is the girl I don't dare approach, ask out, much less declare my love to my mired
in young despair. Childbearing rose domestic care, all the prosaic wear and tear that constitute the life we share, slipped from her beautiful and bare bright body as made half aware of my quick surreptitious stare. She wrings the water from her hair and turning smiles to see me there. ये लाइन लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है. She wrings the water from her hair and turning smiles to see me there. And here it ends the video. So वीडियो अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे हो और हेल्पफुल लगे हो तो यस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यस कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.